नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारी वातायन की साप्ताहिक संगोष्ठी में स्वागत है। आज का यह प्रवासी संगोष्ठी 41वां कड़ी है, 41वीं कड़ी है, 41st एपिसोड। जब से यह लॉकडाउन शुरू हुआ है इस देश में मार्च 2020 से, तब से हम लोग इस प्रकार की साप्ताहिक संगोष्ठियाँ करते आ रहे हैं और हमारा वातायन संस्था का यह इसमें उद्देश्य रहा है कि ऐसे बहुत से लोगों को उस पे मंच दिया जाए, उन लोगों से, उनके कृतियों से हम लोग अवगत हो सकें, जिन्हें यह ज़्यादातर हम लोग सुन नहीं पाते और या वो नवोदित हैं और नए रचनाकार हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत से लेखकों को और साहित्यकारों को हमने याद किया है, उनकी स्मृति में कार्यक्रम किए हैं, कुछ संवाद के कार्यक्रम किए हैं, गोष्ठियों के आयोजन किए हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण और विशेष यूँ है कि आज हम लोग बाल साहित्य की जो श्रेष्ठ विधा है साहित्य की, उसके ऊपर विशेष आयोजन कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच भारत के विख्यात प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हिंदी के डॉक्टर जगदीश व्योम जी मुख्य रूप से आ रहे हैं। जगदीश व्योम जी का बहुत काम है बाल साहित्य पर। आपने बाल कविताएं, कहानियाँ, बाल उपन्यास जैसी विधा पर बहुत काम किया है, शोध भी किया है और कई नवगीत, हाइकू, व्यंग, लोक साहित्य आदि पर अनवरत प्रकाशित होते रहे हैं आप। दूरदर्शन और आकाशवाणी पे भी नियमित रूप से हम जगदीश व्योम जी को देखते रहे हैं। लोक साहित्य और नवगीत पर भी आपका काम बहुत प्रशंसनीय रहा है। अनेक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। मैं बहुत विस्तार में परिचय नहीं दूँगा क्योंकि कार्यक्रम अपने आप में आपके जो काम हैं, उनके ऊपर बात करेगा और साथ में एक जो विशेष काम जगदीश जी ने किया है, वो है भारतीय बच्चों के हाइकू का संपादन। हाइकू जो एक छोटी कविताओं की विधा होती है, जापानी विधा, उसके ऊपर भी जगदीश व्योम जी का काम है और साथ ही जगदीश जी के साथ आज आ रही हैं हमारे मंच पर पूर्णिमा बर्मन जी। पूर्णिमा जी वो शख्सियत हैं जो शारजहाँ यूएई में रहती हैं और अभिव्यक्ति और अनुभूति को आरंभ करने वाली हैं, उसकी संस्थापिका हैं पूर्णिमा बर्मन जी और मुझे याद है मेरा ख़्याल है 90 के दशक में जब हम जैसे लोगों को पहली बार इंटरनेट पर किसी ने अवसर दिया था अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का, तो वह श्रेय जाता है पूर्णिमा बर्मन जी को और आज भी वो बहुत सक्रिय हैं और आप पूर्णिमा जी की अपने कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। और साथ में पूर्णिमा जी ने को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया है और हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे अमेरिका से अनूप भार्गव जी। अनूप भार्गव जी से तो हम सब लोग परिचित हैं ही, हमारे सभी कार्यक्रमों में आते रहते हैं और अनूप जी का स्वभाव ऐसा है कि वो विश्व में न जाने कितनी संस्थाओं को अपना सहयोग देते रहते हैं। अनूप जी स्वयं एक कवि हैं, लेखक हैं, आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा और विश्व हिंदी सम्मेलन में भी सम्मानित किया गया है और आज का यह कार्यक्रम हम अनु भार्गव जी की संस्था अमेरिका में जिसके वो संस्थापक हैं झिलमिल उसके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का यह मंच सीधा अनु भार्गव जी को सौंपता हूँ और ये भी दरख्वास्त करूँगा कि कार्यक्रम के दौरान जब अगर जगदीश व्योम जी की जो 1-2 पुस्तकें आई हैं अभी बाल साहित्य पर, उसका भी लोकार्पण करें, उसका भी विमोचन करें। इन शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूँ अनूप भार्गव जी को और मन सौंपता हूँ अनूप जी आपको। अनूप जी आपका स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश भाई, इतने सुंदर परिचय के लिए। और मैं सभी विद्वजनों को और वातायन मंच को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं मुझे ये अवसर देने के लिए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन दो महान हस्तियों से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है जिनसे मैंने स्वयं बहुत कुछ सीखा है। जगदीश व्योम जी तो हमारी कविता की पाठशाला के प्रधानाचार्य रहे हैं, हमें कविता सिखा रहे हैं, कविता का शिल्प सिखा रहे हैं। और पूर्णिमा वर्मन जी को मैं क्या कहूँ, उन्होंने, मेरी इच्छा हो रही है कि कहूँ कि कई पीढ़ियों को उन्होंने कविता सिखाई है। तो कई पीढ़ियों तो सही नहीं भी हो, लेकिन सैकड़ों कवि जो हैं उनके मंच से, जिसमें मैं खुद अपने आप को शामिल करता हूँ, अनुभूति और अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने जो मंच दिया है और उसमें जो प्रतिभाएं उभर कर आई हैं,
उसके लिए मैं उन्हें शत-शत प्रणाम करता हूँ। और आज हम बातचीत करते हैं, और बहुत ही, जैसा कि मेरी इच्छा होती है और मेरी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल बेहद अनौपचारिक रूप से हम लोग बातचीत करें। तो इसे साक्षात्कार ना समझा जाए, एक आपसी बातचीत, एक दूसरे से समझने की कोशिश रहे। तो अ, अगर आज्ञा हो तो हम शुरू करें। पूर्णिमा जी, जगदीश जी, बाल साहित्य पे हमारी ये चर्चा रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में हम पूर्णिमा जी से भी बात करना चाहेंगे। वो जो उनका नया जो प्रयास चल रहा है, जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है लखनऊ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तो जगदीश जी, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं बाल साहित्य पे। तो हमें जरा और बिल्कुल मैं बच्चों जैसे ही प्रश्न पूछूंगा आपसे। तो हम इससे शुरू करें कि हमें सबसे पहले बताइए कि बाल साहित्य में और साहित्य में आप कैसे उसको अंतर करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि बाल साहित्य में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पहले इससे शुरू करते हैं कि बाल साहित्य और साहित्य में आप कैसे अंतर करेंगे, और बाल साहित्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे। नमस्कार सभी को। पूर्णिमा जी नमस्कार। आज ये एक ऐतिहासिक दिन समझिए कि बाताइन और झिलमिल के माध्यम से जो चर्चा हो रही है वो बाल साहित्य को केंद्र में रख कर हो रही है। बाल साहित्य पर इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन शायद सबसे अधिक उपेक्षित हमारा बाल साहित्य रह जाता है। ये सौभाग्य है कि अनूप जी दुनिया की तमाम जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उन सब में किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं, सबके साक्षात्कार करते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि पूर्णिमा जी के साथ हम लोग बैठे हैं, और आज हम आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं और आप हमसे पूछेंगे। तो साहित्य और बाल साहित्य में कोई बहुत अंतर नहीं है। साहित्य की तमाम सारी विधाएं हैं, तमाम तरह के उसमें चीजें हैं। तो बाल साहित्य थोड़ा सा अलग हो जाता है इस रूप में कि उसमें जो रचनाएं होती हैं, चाहे वो गद्य की हों या पद्य की हों, वो बाल केंद्रित रचनाएं होती हैं। बस यही उसका अंतर है। और साहित्य में मतलब भाषा की भी क्लिष्टता हो सकती है, विचारों की हो सकती है, लेकिन यहाँ जो रचनाएं होती हैं उनमें ये ध्यान रखना होता है कि ये हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, उसके स्तर पर आकर के हमें रचनाएं करनी पड़ती हैं। जी जी। तो यहाँ पे जगदीश जी, मैं एक जो आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम बच्चों के साहित्य की बात करते हैं तो कई बिंदु सामने आते हैं। एक तो ये कि हम बड़ों के द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य हो। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ों के द्वारा अपने आप को बच्चों की स्थिति में रख के लिखा गया साहित्य या जी कविताएं, इस तरह की। तो उनके बारे में आप कुछ बताएं कि इनकी किस किस तरह से बाल साहित्य को लिखा जा सकता है, और उसमें उसके आयाम क्या क्या हैं, अलग अलग आयाम के जी बारे में। जी जी अनूप जी, बहुत अच्छा ये प्रश्न किया, क्योंकि हम सब बचपन से के को काट करके बचपन से ही हम ऊपर आए हैं, तो इसलिए हम हमारे पास सबके पास बचपन का अनुभव है जी और सबके अंदर एक बचपन जीवित है। लेकिन वो जो बच्चा हमारा जो हमारे साथ में चलता है, हमारा बचपन साथ चलता है, हमने उसको कितना भुला दिया है। तो इसलिए इस पर बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है। इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन संक्षेप में, चूंकि समय यहाँ उतना ही है, तो जी संक्षेप में अगर हम कहें तो जो बाल साहित्य है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जी जी तो उसमें एक तो वो साहित्य है जो कि बड़े लोग लिखते हैं बच्चे को केंद्र में रख करके,
मैं उदाहरण से इसको स्पष्ट करूं, जैसे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, उसकी एक पंक्ति है कि तुम बैठ धूल में शिशु कितना आनंद मनाते हो, टूटी टहनी बड़े होकर बड़ा एक साहित्य कर रहा है। तो एक तो इस तरह की जो कविताएं हैं वो एक श्रेणी में ये आती हैं। जी दूसरी इसकी श्रेणी है कि हम हैं तो बड़े बड़े लिख रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के स्तर पर आकर के अपने को बच्चे का रूप दे करके हम स्वयं को ये मान करके हम ही बच्चे हैं, तब कविता लिखते हैं। जी तो वो इस तरह की कविताएं जो हैं वो दूसरी श्रेणी में आती हैं, वो भी बच्चा उसमें भी केंद्र में है। जी उदाहरण के लिए सूरदास की आप कविता को ले सकते हैं। सूरदास बड़े हैं और वो लिखते हैं, लेकिन वो बचपन में बच्चे की समान आकर के जब वो कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध, यानी बच्चा बनकर, बच्चा वहां नहीं कह रहा, कह तो बड़ा साहित्यकार रहा, लेकिन वो बच्चे के स्तर पे आकर के उसकी मानसिक, उसकी मनोविज्ञान को समझ करके उसकी क्या क्रियाकलाप हो सकते हैं वो समझ करके वो कविता लिखता है। तो इस तरह की जो कविताएं हैं वो दूसरी श्रेणी की हैं। जी एक तीसरी श्रेणी भी है इसमें, जिसमें बच्चा स्वयं कविता लिखता है। जी जैसे महादेवी वर्मा का उदाहरण हम ले सकते हैं। महादेवी वर्मा जब कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ती थी तो उन्होंने एक कविता लिखी जो बड़ी चर्चित कविता है कि आंधी आई बड़ी जोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, डालें गिरी घोंसला टूटा, अब ये अंडे गिरे घोंसला टूटा, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। तो ये एक बच्चा लिख रहा है। तो ये बाल साहित्य में कि ये 3 चरण हुए। तो एक तो इस तरह से हम मोटे-मोटे तौर से इस तरह से हम बाल साहित्य को इसमें बांट सकते हैं। जी 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 जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया व्योम जी, और ये जो अलग-अलग 3 श्रेणियां जो आपने बताई उसका बहुत धन्यवाद। अब हम पूर्णिमा जी आपकी तरफ आते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आपने तो बरसों तक अ, अनुभूति और अभिव्यक्ति पत्रिका, जिसका कि मैं नियमित रूप से पाठक रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एक बात रेखांकित करते हुए आपके बारे में आप तक पहुंचना चाहूंगा। तो वो मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे मैं कार्यक्रम आयोजित करता हूं, तो मैं कहूंगा कि कोई एक कार्यक्रम आयोजित करना, उसमें समय लगता है, श्रम लगता है, लेकिन अपेक्षाकृत वो बहुत आसान काम है, एक बार का कोई कार्यक्रम करना। अब आगे हम बढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो मासिक पत्रिका निकाला करते हैं या वार्षिक पत्रिका निकाला करते हैं, तो उसमें भी श्रम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन हर महीने लगती है उसमें। लेकिन आपने तो इतने बरसों तक सप्ताह दर सप्ताह अनुभूति को और अभिव्यक्ति को नियमित रूप से हर रात को, मुझे याद है कि नियमित समय पर वो प्रकट हो जाती थी हर सप्ताह। तो आपने जो अभूतपूर्व काम किया है उसको रेखांकित करते हुए मैं आप पर आना चाहता हूं। तो आपने तो बहुत सी, आप तो सैकड़ों कविताएं पढ़ती हैं, और जब आप निकाल रही थी तब तो आप पढ़ती ही थी। तो आप जरा उस पे थोड़ा सा हमें प्रकाश डालिए कि किस, और बाल साहित्य के विशेष परिप्रेक्ष्य में, कि आप जो आजकल का, जो आपके समय में जो बाल साहित्य आपने पढ़ा लिखा जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या देखना चाहेंगी बाल साहित्य में। आप म्यूट हैं पूर्णिमा जी, अपने आप को अनम्यूट आप करें जी। जब मैं पत्रिका निकाल रही थी तो मेरी दृष्टि में विशेष रूप से प्रवासी लोग ही थे जो उनको पढ़ रहे थे, क्योंकि शुरू में तो भारत में पाठक थे ही नहीं लगभग। तो उनकी क्या, वो कैसा कविताएं चाहते हैं, वो कैसी कहानियां चाहते हैं, इसको ध्यान में रखकर ही मैंने फुलवारी उसका स्तंभ बनाया था, और उसमें करीब 50-60 कहानियां भी लिखी थी। तो आप कभी पढ़िएगा, छोटी-छोटी कहानियां हैं, बड़े टाइप में हम लोग दिया करते थे। और उसी समय मेरी नातिन थी छोटी, 2-3 साल की, तो मुझे लगता था जो कहानी उसे पसंद आएगी तो वो दूसरे लोगों को भी पसंद आएगी, बस यही ध्यान में रख करके। मैं कोई विशेष बड़ा सा एजेंडा लेके काम नहीं करती हूँ,
मैं तो खुशी-खुशी जितना जितना अच्छा लगे उतना कर देती हूँ, कोई मुसीबत नहीं रखती हूँ अपने सिर पे। नहीं, नहीं। तो इसका बहुत सारा श्रेय तो यूएई की गवर्नमेंट को जाता है, जो कि हमें इतना स्टेबल कनेक्शन देती है, 24 घंटे तेज़ कनेक्शन। और दूसरी मेरी मेड, जो वो कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती थी घर में, तो मैं दिन-रात लगी रहती थी उसमें। तो इस वजह से ये काम हो गया। और जब से मैंने यहाँ पे काम शुरू किया, मैंने पत्रिका को फिर से मासिक किया है। तो विशेष रूप से प्रवासी लोगों के बच्चों को जो विषय उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त थे, अगर आप देखेंगे तो मैंने उनको ध्यान में रख कर के कहानियाँ लिखी थी। और जो दूसरी कहानियों के भी चुनाव किए थे, वो भी इसी दृष्टिकोण से किए थे। और डॉक्टर व्योम तो को बधाई दे दूँ कि उनके तो पहले भी एक बाल उपन्यास आया था जो कि पुरस्कृत भी हुआ था। तो बहुत अच्छे लेखक हैं। और सिर्फ आपने नहीं, हम लोग ने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे। जी, जी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो आपस में चलती ही रहती है। आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जी, 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 जी। परमेश जी से भी। हम लोग कभी जाते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। नहीं, ये मैं आपकी मॉडेस्टी कहूँगा कि आपने इतना कुछ करने के बावजूद आप उसको कह रही हैं कि वो हो गया। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस कार्य में आनंद आता है, वो काम अपने आप हो जाते हैं और वो अपने आप अच्छे होते हैं, अगर आपको उसमें आनंद आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं उससे पूरी तरह मैं सहमत हूँ। और तो अ, दूसरा सवाल जो मैंने, हाँ, अब व्योम जी से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जो बाल साहित्य लिखा जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे और उसमें आप क्या देखना चाहेंगे, क्या और संभव है उसमें, संभावनाएं उसकी? जी अनूप जी, बाल साहित्य की हमारी जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और बहुत ही जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, लगभग लगभग उन्होंने सबने बाल साहित्य लिखा है। जी, जी, जी। एक बहुत लंबी परंपरा है, किसने नहीं लिखा अगर ये कहें तो शायद कोई ऐसा नहीं है। एक दो हो सकता है छूट गए हों, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी डायरी में लिख के रख लिया हो, प्रकाश में ना आया हो। जी, जी, जी। तो बाल साहित्य बहुत लेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती में बाल साहित्य नियमित रूप से छपता रहा, चाहे वो श्रीधर पाठक जी की रही हो, चाहे हरिओत जी की रही हो, मैथिली जी, शरण गुप्त जी रहे हो, जी, जी। इस सब ने और इतना श्रेष्ठ बाल साहित्य लिखा है। और मैंने तो जहां तक पढ़ा है और सुना है कि और भाषाओं में, अन्य भाषाओं में एक बड़े लेखक को तभी अच्छा लेखक माना जाता है जब वह बाल साहित्य साहित्य ले लेता लेता है। साहित्य के कई बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, कमलेश जी भी हैं। तो बाल साहित्य लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, जी, लेकिन कभी कभी उसको हम ये मान लेते हैं कि बाल साहित्य तो बच्चों का साहित्य है, तो बच्चों जैसा चाहे जो कुछ लिख दो वही बाल साहित्य है। जी, तो ये थोड़ा सा जो पत्रिकाओं के संपादक हैं, जी। उनको पहले बाल साहित्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनके संपादक बाल साहित्य के नाम पर जो कुछ मिलता है वही छाप देते हैं, जबकि बाल साहित्य में, बड़े के साहित्य में आप कुछ लिख सकते हैं, आपकी संवेदना कुछ हो सकती है, आपकी भाषा क्लिष्ट हो सकती है, उसमें सम्मिश्रित हो सकती है। इसमें आपको देखना होगा कि बच्चे के मनोविज्ञान को वो रचना कहाँ तक जुड़ती है। जी, कहीं कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया जिस पे बच्चा भ्रमित हो, कहीं कोई शब्द ऐसा तो नहीं है जो द्वयर्थी शब्द हो, जिसके दो अर्थ निकल रहे हों। जी, जी, जी। उसके अलावा जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक हो, कहीं ऐसे नहीं, क्योंकि बच्चा कोरी स्लेट होता है, उसे हम क्या दे रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, बाल साहित्य की जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं हम उसको कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं हम ले जाने के लिए कर रहे हैं। बच्चा आज का या कभी का बच्चा रहा हो, बच्चा, हम लोग भी बच्चे से ही बड़े हुए हैं, तो नैतिक उपदेश की भाषा उनको पसंद नहीं आती है। बहुत सारे लोग उपदेश को ही बाल साहित्य समझ लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा बच्चा है, इसको तो ये करो, तो ऐसे उठ, ऐसे चल, ऐसे फिर, तो बच्चा उसको आज उठा के अलग रख देता है।
बच्चे के लिए लिखने के लिए बच्चा बनना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि अगर बाल कविता आप लिख रहे हैं, मेरे पूर्णिमा जी ने अभी चर्चा की, मेरे 2 बाल उपन्यास आए थे, वो बहुत चर्चित रहे। नन्हा बलिदानी आया, एक डब्बू की डिबिया। तो और ये मैं बीच में उसको कह दूं कि इसमें से मुझे नहीं मालूम था, सीबीएसई के कोर्स में बहुत बड़े-बड़े प्रकाशकों ने करीब 8-10 वर्ष मेरी सब कहानियां मैंने ढूंढी, तो सारी कहानियां और मेरी कविताएं जो हैं वो कोर्स में चल रही हैं। उन्होंने मुझे आज आपको बताया, मेरी 4 कविताओं के लिए 60,000 रुपए मेरे पास कल ही ट्रांसफर किया है। अरे वाह, तो ये जी, अच्छी बात है। जी, तो जी। बाल साहित्य में चाहे तो वो उपन्यास हो, उपन्यास बाल उपन्यास मतलब है थोड़ा सा छोटा। जगदीश जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, वो बैंडविड्थ की समस्या लगती है। आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क जी, कहीं तो अगर कोई और उपाय अगर नहीं ज्यादा है हो तो तो फिर आप मैं शायद वीडियो अपना वीडियो बंद करें, तो वो अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन आपकी आवाज तो आ ओके, पाएगी उससे शायद। हाँ ठीक है, मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद करके फिर जी, मैं जी, बात। जी जी, जी। जी, जी, तो मैं यही कह रहा था कि बाल कविता में जी, उसमें भी 2-3 श्रेणियां हैं। जी, जी, जैसे शिशुओं के लिए लिखना, शिशु गीत जी, कहलाते हैं। एक किशोरों के लिए लिखना जी, और युवाओं के लिए लिखना। युवाओं के लिए तो चलिए वो बड़े साहित्य में आता है। तो शिशु गीत जो होते हैं, उनमें विशेष रूप से लय और प्रवाह, संगीतात्मकता, ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जी, उसमें बच्चा लय को पकड़ता है। जी, 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 और कई लोगों को ये पता नहीं होता है, वो किसी चीज को, किसी बात को बाल गीत कह देते हैं। बाल गीत सब नहीं होते, बाल कविता हो सकती है। बाल गीत के लिए आपको छंद का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बड़े के लिखे में छंद अगर कहीं थोड़ा बहुत टूट रहा है तो वो भले ही चल जाए। बाल साहित्य में अगर छंद टूट रहा है तो वो बिल्कुल मान्य नहीं है। और पुराने कवियों, चाहे वो श्रीधर पाठक को ले लीजिए, विद्याभूषण विभु को ले लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय को ले लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर को ले लीजिए, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी को ले लीजिए, छंद नहीं कहीं टूटा है। उसमें जो छंद अगर टूट गया तो बच्चा उसको निग्लेक्ट कर देगा। बच्चा नहीं जानता है कौन कितना बड़ा होगा, कोई बड़ा, बच्चे को इससे कोई लेना देना नहीं। बच्चा नाम से नहीं कविताएं पढ़ता है। हम लोग भले ही नाम से बड़े लोग पढ़ें, लेकिन बच्चा केवल कविता की भाषा को देखता है, कविता देखता है। तो बच्चे के लिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। और जो छंद जहां पर टूटता है तो वहां वो बच्चा उस कविता को स्वीकार नहीं करेगा। तो बाल कविता में एक तो मैं अपनी बात बस खत्म कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि समय कमी है, कि एक तो छंद का ज्ञान बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। भाषा में कोई शब्द बहुत ही सरल सहज शब्द होना चाहिए। प्रवाहात्मकता उसमें बिल्कुल बहना चाहिए पानी की तरह। और आज के समय में बच्चे जिज्ञासु जो होती, तो उसकी जिज्ञासा को भी उसमें कविता में आना चाहिए, यानी बाल मनोविज्ञान उस कविता में होना चाहिए। ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। और कहानी में भी वही चीज है, आप इस तरह की शब्दावली का, इस तरह से कठिन शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि संक्षेप में ये बात नहीं, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने जगदीश जी समझाया इसको, और बहुत सी बातें आपने कही जो फिर से रेखांकित करने के लायक हैं। लेकिन जो बात मुझे जो आपकी खास लगी और इसको मैं करना चाहूंगा, कि जो आपने लय की बात की और जो आपने कहा कि छंद का होना बच्चों की कविता में ज्यादा जरूरी है, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि बच्चे शब्द से पहले लय को पकड़ते हैं। तो यदि आप कहीं पे भी आपकी वो जो अगर कविता लय में टूट रही है, तो हम बड़े लोग तो उसको
समझ सकते हैं, आप मात्राओं को घटा बढ़ा सकते हैं, उसको गाने में आप छुपा सकते हैं उस कवि को, लेकिन अगर बच्चों की कविता में वो अगर छंद की या लय की कमी रह जाती है तो वो बच्चे उसको जरूर पकड़ेंगे। ये मेरी समझ रही। तो आपने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम सब में बचपन का रहना जरूरी है जब हम लिख रहे हैं बाल साहित्य, तो उस बात को भी मैं रेखांकित करना चाहूंगा। और तीसरी बात जो आपने कही वो भी मैं एक बार फिर से उसको कहना चाहूंगा कि बच्चों में जो जिज्ञासा है और जो वैज्ञानिक जो उसमें दृष्टि है उसको हमें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं अब वापस से आता हूँ पूर्णिमा जी की तरफ, और मैं पूर्णिमा जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन फिर वो उसके बारे में और अधिक बताएंगी कि पूर्णिमा जी शारजहां में बरसों अभिव्यक्ति अनुभूति को चलाने के बाद अब वो लखनऊ में आ गई हैं, और लखनऊ में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा केंद्र उन्होंने बनाया है जहां पर बच्चों की उत्सुकता, जिज्ञासा और कला को साहित्य के साथ जोड़ते हुए एक बहुत ही अद्भुत काम कर रही है। मैं उनका फेसबुक पे उनका जो पेज है उसको मैं नियमित रूप से पढ़ता हूं, और उसमें जिस तरह के कार्यक्रम वो आयोजित कर रही हैं बच्चों की उत्सुकता को जगाने के लिए, जिसका कि जगदीश व्योम जी ने जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि पूर्णिमा जी हमें उसके बारे में कुछ बताएं। म्यूट है आप पूर्णिमा जी, फिर से अनम्यूट करें। अभिव्यक्ति और अनुभूति अभी भी चल रही हैं, लेकिन जी। मैंने उनको मासिक कर दिया क्योंकि अब उतना समय मुझे नहीं मिलता है। 2017 में हमने अभिव्यक्ति विश्वम नाम की से एक एनजीओ की स्थापना की है, जिसमें भारतीय साहित्य, संगीत, कला, नाटक और दर्शन से संबंधित अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। इसमें छोटे बच्चों का एक स्कूल भी है, प्ले ग्रुप से 5वीं क्लास तक। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को जो भी सिखाएं उसमें भारतीय साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, नाटक इत्यादि सभी का समावेश हो, और हम बच्चों के सारे चैप्टर्स इस तरह से तैयार करते हैं कि उसमें इन सब का प्रयोग किया जा सके। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर भवन बनाया है, और इस भवन में 2 छोटे थिएटर हैं, एक आउटडोर है, एक इंडोर है, और इनकी क्षमता लगभग 100 दर्शकों की है। एक पुस्तकालय है, चाय गुमटी है, छोटा-सा रेस्टोरेंट है, आर्ट गैलरी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आर्ट, म्यूजिक और डांस के स्टूडियो भी हैं। इनके कला संकाय के निर्देशक सुप्रसिद्ध कलाकार प्रोफेसर उमेश कुमार सक्सेना है। बाकी विषयों में से अनेक की देखभाल मैं खुद करती हूँ, और बहुत सारे अतिथि कलाकार आते हैं जो हमारे बच्चों के साथ काम करते हैं, हमारी अध्यापिकाओं के साथ काम करते हैं। हाल ही में हमने एक नाटक किताबें शीर्षक से मंचित किया था, और उसको सिखाने के लिए अभी एक फिल्म रिलीज हुई है मरासिम, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आरव आर्यवंशी, वो आए थे और उन्होंने बच्चों के साथ काम किया और टीचर्स के साथ भी काम किया। तो इस तरह हम लोग अनेक तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। यहाँ पर अतिथियों के ठहरने के लिए भी कुछ कमरे हैं, तो इस तरह ये सब काम करना बहुत आसान हो जाता है। कभी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, नृत्य की कार्यशालाएं भी होती हैं, और इस तरह से हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। पिछले साल कोरोना के कारण तो बहुत कम कार्यक्रम हुए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर विषय की कम से कम 2 कार्यशालाएं एक साल में ज़रूर हो जाएँ। तो इस तरह कम से कम 12 कार्यशालाएं हर साल का कार्यक्रम चल रहा था पहले। जी। अनूप जी, आप म्यूट हैं। धन्यवाद पद्मेश जी। तो नहीं, बहुत अच्छे। तो जैसा कि व्योम जी पे फिर से आते हैं, आपने जैसे कहा कि आप में बच्चे का होना जरूरी है, तो मुझे हमारे एक मित्र हैं उदयमणि कौशिक जी, जो हमारी कविता से जुड़े रहते थे, उनका एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है जो मुझे बहुत पसंद है। तो उदयमणि जी कहते हैं कि
नहीं जो पास रखने की वो बच्चे पास रखते हैं जी। खिलौनों के दिनों में बम तमंचे साथ रखते हैं, कहीं बचपन न खो जाए मेरा कुछ इसी डर से, कहीं बचपन न खो जाए हमारा कुछ इसी डर से, अभी तक जेब में 2-4 कंचे साथ रखते हैं। तो ये जो उन्होंने बात कही कंचे साथ रखने की और बचपन को न जाने देने की, वो जो मुझे लगती है कि आपको जब आप बाल साहित्य लिख रहे हैं तो आपको कुछ वही बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अंततोगत्वा तो आपका जो पाठक है वो तो बच्चा ही है। मतलब आपने जो 3 परिस्थितियां बतलाई कि वो 3 तरह से कविता लिखी जाती है, लेकिन अंत में तो जो पाठक जो है वो तो बच्चा ही है। तो इस उसमें मैं आपसे एक और मैं दोनों से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, और जो मेरा प्रिय विषय रहा है कि इस बात को अगर हम ध्यान में रखें कि हमें बच्चे को अपील करना है, तो जो अब हम जिस युग में हम रह रहे हैं, जो हमें इतनी तकनीकी उपलब्ध कराता है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है, तो मैं अब उस पे आना चाहूंगा कि हम उसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं बाल साहित्य को और अधिक रोचक बनाने में और उसको कई और माध्यम देने में। तो जैसे कि आपका मैं आपका ही उदाहरण लें, हमने आपकी जो बाल जो कथा है जो जिसका कि एक छायांकन किया है उसकी भी हम एक दिखाएंगे, लेकिन इस विषय में आप कुछ पूर्णिमा जी आप कहना चाहें या जगदीश जी कुछ कहना चाहें कि उसका हम किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं बाल साहित्य को अधिक सुलभ कराने में और उसको नए आयाम देने में। पूर्णिमा जी आप म्यूट हैं। आपका माइक म्यूट है पूर्णिमा जी। जी जी। आजकल बच्चों की पढ़ाई में भी स्मार्ट क्लासेस जुड़ गए हैं, तो हम लोग काफी कुछ मदद तो वहां से भी लेते हैं जी। इसके अलावा इंटरनेट से काफी मदद ली जा सकती है, और उससे जो कुछ पुरानी चीजें हैं जैसे कि नाटक, अभिनय, इन सब चीजों को जोड़ते हैं हम लोग, खिलौनों को उनके साथ में जोड़ते हैं। और स्वाभाविक है फिल्म वगैरह से बड़ा असर पड़ता है। और देखिए अभी तो कोरोना के समय में हमारे सारी के सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो हम लोग कहानियों की भी छोटे-छोटे से वीडियोस बनाते हैं और बच्चों को भेजते हैं और लाइव भी दिखाते हैं। पर क्या होता है लाइव में बच्चे जिस तरह से क्लास में बैठ कर के देखते हैं उतने स्थिरता से नहीं बैठ पाते हैं। कोई बच्चे बीच में से उठ जाते हैं, ऐसा कुछ होता रहता है। तो हम लोग जो कुछ लाइव होता है उसका वीडियो बनाकर भी बच्चों को भेजते हैं। तो इस तरीके से भाषा को, विषय को लोकप्रिय बनाने का, बच्चों के लिए आसान बनाने का काम हम लोग करते रहते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जगदीश जी अब आपकी हम पुस्तकों की तरफ आते हैं जिसका कि हम लोकार्पण करना चाहेंगे। हाँ मैंने जी जी हाँ तो तो आपकी जगदीश जी जो 2 पुस्तकें हैं जिसका हम आज लोकार्पण करना चाहेंगे, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे इससे पहले कि हम उसके लोकार्पण की तरफ बढ़ें। 2 पुस्तकें जिनका हम लोकार्पण करने वाले हैं आज आपकी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जगदीश जी आपका वो वीडियो भी ऑफ हो गया है। हाँ वीडियो तो शायद उन्होंने ऑफ किया है लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही है। वीडियो मैंने किया था जी अब आपकी आवाज आ रही है। अब आपकी वीडियो शायद भी अब मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी 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 हाँ आपने ये पूर्णिमा जी ने सारी बातें कही। बस बहुत संक्षेप में मैं ये कहूँ कि पूर्णिमा जी के साथ में बहुत समय से जुड़ा हूँ और जो प्रवासी भारतीय साहित्य है और उसके साथ जुड़ना, तो अनूप जी और पूर्णिमा जी ये हमें दोनों नहीं तो यहाँ पर मैं ये भी बात कह दूं पूर्णिमा जी के लखनऊ स्थित इस आवास पर जी जी जी
हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था कि जगदीश व्योम जी का से परिचय मेरा पूर्णिमा जी ने ही करवाया था। जब जगदीश व्योम जी हाइकू पे मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, तब आपने मुझे जगदीश व्योम जी की तरफ भेजा था। और हाँ, तो जगदीश जी, आप किताबों के बारे में अपनी हमें आपसे पूछना चाहता था। धन्यवाद जी। हाँ, तो पूर्णिमा जी ने वहां पर इतना अच्छा संस्थान बना रखा है लखनऊ में, और मैं तो अब इस बार कोरोना के हो गए, नहीं तो हर वर्ष मैं जाता हूँ। और वहाँ बच्चों के लिए और साहित्यकारों के लिए जिस तरह की किया, शायद ऐसा हिंदुस्तान में तो और ना कोई दूसरा कर सकता है इतना बड़ा कार्य। तो यहाँ उतना समय नहीं है बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन वो एक अलग से साहित्य के लिए एक बहुत 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 बड़ा योगदान पूर्णिमा जी कर रही हैं। और इसी तरह से जो बाहर आप लोग जो कर रहे हैं वो तो कहने ही क्या है। तो पुस्तकों की मेरी सगुनी ये का दो सपना और किताबें अभी 3 आई पैरों हैं। वाला चोर। जी, सगुनी का सपना, जी, 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 ये है। जी, जी, इसमें कहानियां हैं, बच्चों की कहानियां हैं, और इसमें अधिकांश कहानियां इसकी कोर्स में लगी हुई हैं। और जी, दूसरी ये 3 पैरों वाला चोर, जी, इसमें भी 6 कहानियां हैं, बाल कहानियां हैं इसमें जी, भी, तो ये मिलेंगी। और ये जो 2 बाल उपन्यास पहले आए थे, नन्हा बलिदानी जी, और ये डब्बू की डिबिया उड़न तस्तरियों पर केंद्रित वैज्ञानिक उपन्यास हैं। तो ये कुछ पुस्तकें आई थी मेरी। जी, 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 जी अनूप जी, तो ये दोनों कहानी संग्रह हैं जी, आपने जैसा कहा। ये दोनों हाँ बाल कहानियां हैं इनमें। बाल कहानियां हैं इसमें। जी जी जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में कमलेश भट्ट कमल जी हमारे बीच में हैं, हमारा सौभाग्य है। और कमलेश भट्ट जी के बारे में मैं अधिक तो मैं क्या कहूं, लेकिन आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। गजल और हाइकू में जो आपका योगदान है वो अद्वितीय है, और बाल साहित्य में भी आपने बहुत काम किया है। तो मैं कमलेश भट्ट कमल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, और मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, वो बाल साहित्य के बारे में जो भी उनके विचार हैं, जिस विषय में भी वो कहना चाहें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कमलेश जी। धन्यवाद अनूप जी। आज के इस आयोजन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाल साहित्य को पद्मेश जी ने, झिलमिल ने और उनकी वातायन संस्था ने केंद्रित किया है। हिंदुस्तान में बाल साहित्य को असल में द्वितीय दर्जे का साहित्य माना जाता है, जबकि ऐसा सोचने वालों की समझ को हम द्वितीय दर्जे का मानते हैं। मेरा जो संबंध रहा है वो 3 हिंदी के बहुत बड़े बाल साहित्यकारों से रहा है, निरंकार देव सेवक जी, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी और शंकर सुल्तानपुरी जी। तीनों का हमें सानिध्य वर्षों वर्षों मिला, और मैंने बाल साहित्य को उनके माध्यम से ही समझने की कोशिश की और समझ पाए। मुझे लगता है कि बाल साहित्य जो है वो बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही लिखा जाना चाहिए, और जैसा व्योम जी ने कहा और जैसा बड़े लोग कहते आए हैं कि वो बच्चों के स्तर पर उतर कर ही हम बाल साहित्य की रचना कर सकते हैं। जी, बच्चे की 2 ही जिज्ञासाएं होती हैं, एक तो ये होता है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है, प्रसन्नता, वो किसी न किसी हर चीज से प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। ये बच्चों की बहुत बड़ी एक उनका एक मनोविज्ञान होता है। जो लोग इस मनोविज्ञान को नहीं पकड़ पाते, वो बच्चों को अपनी रचनाओं में कई बार बहुत भारी भरकम चीजें दे देते हैं, जिससे बच्चा उलझन में आ जाता है और उसकी प्रसन्नता गड़बड़ हो जाती है। दूसरा एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को नई जानकारी के बारे में, नई दुनिया को देखने के बारे में बहुत उत्सुकता होती है, उससे भी वो प्रसन्नता ही हासिल करता है। तो हमें लगता है कि बाल साहित्य को लेकर इन 2 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी प्रसन्नता जिससे बनी रहे, वो प्रसन्न हो, उनके मन में गुदगुदी हो। दूसरा यह है कि उनको नई जानकारियां दी जाए। जानकारियां बहुत तरह की होती हैं, लेकिन वो इस तरह दी जाए कि वो उनके ऊपर थोपी हुई ना लगे, उपदेश ना लगे, क्योंकि उपदेश तो हम अपने घर में भी आजकल पसंद नहीं करते हैं, माँ बाप के भी नहीं पसंद करते हैं, बड़ों के साहित्य में भी उपदेश नहीं माना जाता अच्छा, इसलिए बच्चों के साहित्य में भी उपदेशात्मकता नहीं चलने वाली है। इधर 1-2 चीजों का जिक्र और हम कर दें, समय बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, कि
हिंदी में बाल साहित्य को लेकर इधर कुछ जिज्ञासाएं बढ़ी हैं। जैसे पिछले साल निरंकार देव सेवक जी पर केंद्रीय साहित्य अकेडमी ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था। हमें लगता है कि साहित्य अकेडमी द्वारा ये पहला प्रोग्राम था जो बच्चों को लेकर किया गया था, बच्चों के साहित्य पर। और दूसरा अभी डॉक्टर उषा यादव जो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं, उनको पद्मश्री दी है भारत सरकार ने। तो ये एक उसकी जो मान्यता मिल रही बाल साहित्य को इस तरह से, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में, जैसे डॉक्टर दिविज रमेश जी कहते हैं कि बाल साहित्य सिर्फ बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि अगर इसे बड़े पढ़ें तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब तक बड़े पढ़ेंगे नहीं, उस साहित्य से बच्चों को भी नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए एक गैप रह जाता है। जबकि बच्चे ही हमारा भविष्य है और हम बच्चों को ही साहित्य देने में, उनको साहित्य से जोड़ने में लगातार कतराते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि बाल साहित्य को लेकर हमारे यहाँ जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है और बाल साहित्यकारों को बिल्कुल इस दबाव से उबर जाना चाहिए कि वो कहीं से किसी तरह से दोयम दर्जे के रचनाकार हैं साहित्यकार के रूप में। बाल साहित्यकार बहुत बड़ा रचनाकार होता है, बशर्ते वो खुद में बहुत सरल हो, सहज हो और बच्चों के स्तर पर उतर कर लिख पाए। धन्यवाद अनूप जी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद कमलेश जी। और ये जो आपने बात कही कि बाल साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, तो ये बहुत ही एक शुभ संकेत मैं कहना चाहूंगा। और आज हमारे बीच में केंद्रीय हिंदी संस्थान से अनिल जोशी जी को मौजूद होना था, लेकिन उन्होंने थोड़ा अपनी माफी मांगते हुए असमर्थता बताई है, कुछ व्यस्तताओं के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे कि केंद्रीय हिंदी संस्थान इस विषय में किस तरह की सहायता कर सकता है बाल साहित्य को, अच्छे साहित्य को आगे लाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका। और अब हम ये चाहेंगे कि अक्सर हमें कार्यक्रमों में श्रोताओं के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर मैं, अगर जगदीश जी आप कुछ और बात रह गई हो, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, पूर्णिमा जी आप कुछ कहना चाहें, तो मैं पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा और फिर हम कुछ समय 5-7 मिनट हम दर्शकों के लिए रखेंगे कि वो अपने सवाल पूछें। और फिर अंत में एक जो जगदीश व्योम जी ने सगुनी का सपना, जिसपे कि एक छोटा सा उसका चित्रांकन किया गया है, हम उसको दिखाना चाहेंगे। तो उससे पहले कि हम श्रोताओं पर जाएं, मैं मंच आप दोनों को सौंपता हूं। कमलेश जी आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो आप, स्वागत है आपका। जी जी अनूप जी, थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, आवाज कट कट के आ रही थी, मैं जहां तक समझाऊं। बाल साहित्य के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, कमलेश जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कही है। साहित्य अकादमी का जो कार्यक्रम हुआ था, हम भी थे उसमें और कमलेश जी भी थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाल साहित्य को पढ़ना बड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज के समय में जो तनाव है, वो तनाव अगर आप बाल साहित्य को पढ़ते हैं, आप बाल कहानियां पढ़ लीजिए, आप अगर कुछ कार्य करते करते थक गए हैं, आप बहुत सारी राजनीतिक और ये टीका टिप्पणी करते करते थक गए हैं, तो आप उसको बाल साहित्य की किसी किताब को ले लीजिए, आप कोई पत्र ले लीजिए। मैं तो ये करता हूँ, आप कोई कहानियां पढ़ लीजिए कोई, तो आप अपने तनाव को भूल जाएंगे। बहुत सारा ये एक आप कर करके देखिए। मुझे लगता है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ बाल साहित्य हर व्यक्ति को, हर साहित्यकार को पढ़ना चाहिए। भले ही उसको बस थोड़ा सा पढ़ करके आप छोड़ दीजिए, लेकिन उससे आपको एक मनोवैज्ञानिक जो सुख मिलेगा वो अनिवार्य होता है। उसको आप कह नहीं सकते। आप मान लीजिए आपको एक तरह का, आप लिंकन जी के बारे में कहा था, वो अपनी मेज पे हमेशा बाल साहित्य एक पत्रिका या कुछ जरूर रखते थे राष्ट्रपति बनने के बाद, और ये आजमाया हुआ है। आप देखिए बाल साहित्य को पढ़ा जाए, क्योंकि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बस जो हमारा तनाव है वो सब कुछ दूर हो। तो ये एक बड़ी जरूरी चीज थी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। वही बात जो मैंने कहा था तनाव दूर करने की, कि वो जेब में 2-4 कंचे साथ रखते हैं, वो जरूरी हो जाता है कि आप अपना बचपन जो है वो कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक जो बाल सुलभता जो है वो अगर रखें तो हमारी जिंदगी को भी सरल करने में और तनावों से मुक्ति पाने में हमें सहायता करेगी। पूर्णिमा जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से साहित्य के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं,
उसी तरह जीवन के लिए कुछ खिलौने भी बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको हम धीरे-धीरे भूल गए हैं। जैसे आपने कंचे की बात करी तो हमें याद आ गया कि जो हम लोग बचपन में इक्कड़-दुक्कड़ खेला करते थे और जो चूल्हा-चक्की खेलते थे, शायद आपको याद हो वो 3 चिड़िया होती थी और हम इसको ऐसे घुमाते थे, तो वो कट-कट दाना खाती थी। तो ये सब खिलौने हमने ढूँढ-ढूँढ करके अपने स्कूल में रखे हैं ताकि लोग उनको भूल नहीं जाएँ। अपनी विरासत को कभी भूलना नहीं चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए। और इससे हमारे पारंपरिक जो कारीगर हैं उनको भी काम मिलता है। तो ये सब बातें भी हमें साहित्य के साथ-साथ संस्कृति का बहुत घना जुड़ाव होता है, तो उसको भी साथ में रखना चाहिए। और यहाँ पे एक अध्यापिका हैं ऋचा जैन, वो शायद अभी उपस्थित हैं। उन्होंने मेरी कहानियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया है। तो अगर वो इस बात को सुन रही हैं तो वो कुछ कह सकती हैं अगर आप कहना चाहें? जी। किनका नाम लिया आपने? ऋचा जैन। नमस्कार। हाँ जी, मैं पूर्णिमा जी को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, बहुत दिनों से खोज कर रही थी क्योंकि उनकी जो भालू, फूल और तितली जो कहानी है, अभिव्यक्ति वेबसाइट पे है, वो मैं अपने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं और जो एडल्ट स्टूडेंट सबको पढ़ाती हूँ। इतनी सहज और बहुत ही सुंदर, पूरी वेबसाइट ही बहुत सुंदर है। तो मुझे पता नहीं था कौन है पूर्णिमा वर्मन, जो बहुत दिनों से मैं इनकी खोज कर रही थी। तो अभी शार्दुला जी से जब मैं फेसबुक पे कनेक्ट हुई तो उनकी फ्रेंड लिस्ट में मुझे पूर्णिमा जी का नाम दिखा और एक उनकी कोई पोस्ट दिखी, तो मुझे इतनी बहुत खुशी हुई। और उसके बाद फिर ये जूम का इनवाइट भी आया वातायन का, तो मैं बड़ी उत्सुक थी पूर्णिमा जी आपसे मिलने के लिए, और बहुत बहुत आभार आपकी कहानियों के लिए। किस देश में है आप ऋचा? मैं लंदन में हूँ। अच्छा। हाँ, तो कभी लखनऊ आना हो तो जरूर मिलिएगा। जी, बिल्कुल मिलूंगी और आपसे संपर्क में भी रहूंगी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद ऋचा। और ऋचा कविताएं भी बहुत अच्छी लिखती हैं, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले ही जानने का अवसर मिला। तो पूर्णिमा जी को भेजना अपनी कविताएं भी। जी। तो जैसा मैंने कहा, पूर्णिमा जी ने तो मतलब सैकड़ों हजारों तक पहुंच गया होगा, मैं कहूंगा संख्या, कि जिन्होंने अनुभूति से लिखना शुरू किया और फिर उसको आगे उन्होंने सीखा कविता को। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा। और तो अब मैं कोशिश करता हूं, जगदीश जी, आपका वो जो वीडियो आपने जो भेजा था मुझे, उसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। और या पहले हम लोग एक्चुअली दर्शकों से बात करते हैं, अगर कोई भी ओपन अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक एक करके आप। मैं अनुज से शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न मैं ही रखता हूँ जगदीश जी के सम्मुख। एक बड़ी अच्छी बात आई कि यहाँ पर कि जो चीज दिलचस्प होगी और रोचक होगी वही आकर्षित करेगी, और मेरी समझ में ये बच्चों पर नहीं, ये हम पर और हर उम्र के लोगों पर होता है कि हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें अगर दिलचस्पी और रोचकता नहीं हो तो हम लोग उससे ऊब जाते हैं। और जो मेरे बचपन में मुझे याद है, जो इस तरह का साहित्य आता था, लोटपोट, चंपक, नंदन और केपी सक्सेना के उपन्यास, वो सब अपने आप में हम लोगों ने एक कैरेक्टर्स भी क्रिएट किए थे लोटपोट वगैरह में, मोटू पतलू, साबू, चाचा चौधरी। तो जिससे डिज्नी आज ने कैरेक्टर इस्तेमाल किए हैं। आजकल बच्चे डिज्नी कैरेक्टर्स की तरफ साहित्य की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस समय ऐसी कौन सा साहित्य, बाल साहित्य निकल रहा है जो भारत में हिंदी में जो बच्चों तक पहुंच रहा है, उतनी ही रोचकता और दिलचस्पी और आकर्षण के साथ वो साहित्य हुआ करता था। तो मेरा प्रश्न इससे लिंक्ड ये है कि क्या पाठकों का अकाल पड़ गया है, या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या इस समय साहित्य नहीं प्रकाशित हो रहा है, या हो रहा है, या उसकी क्या इस समय स्थिति है? ये बच्चों का अकाल नहीं है और बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो पहले केंद्रीय विद्यालय में रहा, फिर दिल्ली प्रशासन में रहा, और बहुत सारे स्कूलों के पढ़ाना भी रहा और निरीक्षण करना भी रहा। तो मैंने बच्चों के साथ बहुत जुड़ करके काम किया है। मैं जहां जहां निरीक्षण के लिए जाता था तो सबसे पहले बच्चों से मिलता था और उनसे पूछता था कि आपके पुस्तकालय में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती हैं और कौन कौन सी पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं। तो मैंने देखा है कि बच्चे दौड़ दौड़ के जाते हैं लाइब्रेरी में और कोशिश करते हैं उनको पत्रिकाएं मिले। में रखती थी जिससे कि वो बच्चे, क्योंकि वो उन्होंने खुद बनाई थी
इतना गर्व महसूस करते थे कि वो वही किताबें लेके बैठ के जमीन पे बैठ के पढ़ना शुरू कर देते थे। तो मैंने इस बारे में, और एक टेबल होता था मेरी क्लासरूम में जिसका नाम ही था क्रिएटिव राइटिंग। तो वहां पे मैं नए से नया कोई टॉपिक लेके आती थी और बैठ के हम करते थे। फिर अगर हम गार्डन में गए हैं, सैर करने गए हैं, तो मैं उनको पहले ही कह देती कि वी गोइंग टू राइट ए नाइस बिग स्टोरी अबाउट इट, वी गोइंग टू मेक ए बिग बुक अबाउट इट। तो इस तरह मैंने अपनी क्लासरूम में बहुत सारा बाल साहित्य का सृजन किया था, जो कि मैं अपने साथ नहीं लाई हूँ, पर दिस इज द वे मैंने उनको सिखाया हाउ टू डू द क्रिएटिव राइटिंग। every day they have to do a creative आप सवाल पूछना चाहेंगी कुछ पूर्णिमा जी से या जगदीश व्योम जी से? मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग ए क्रिएटिव राइटिंग, जो कि बच्चे खुद कर रहे हैं, खुद कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक एक दो सेंटेंस के साथ, और वो इतनी बड़ी किताब बन गई है जो कि वो जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, बिकॉज दे यूज उन्होंने शब्द सुझाए हैं। तो इससे सिंगापुर से शार्दुला जी कुछ कहना चाह रही हैं। शार्दुला जी को लेकर आते हैं, तब तक पूर्णिमा जी कुछ कहना चाहती हैं। मैं शार्दुला को लेकर मैं बताना चाह रही थी कि हम लोग ने भी अपने स्कूल में क्रिएटिव कोना बनाया, हर क्लास में है वो। तो उसमें 2 शेल्फ हैं जिसमें कि हम किताबें रखते हैं, और जो बच्चे जो स्टोरीज बनाते हैं, जैसे आपने कहा हमारे यहाँ भी बच्चे स्टोरीज बनाते हैं, टीचर्स उसकी एक स्क्रैप बुक टाइप बना देती हैं, उसमें तस्वीरें वगैरह चिपका करके, और वो उनकी क्लासरूम में रखी रहती है। तो बहुत ही बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है वैसे करना। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मैंने लंदन में पढ़ाया है ना 35 साल, यही लंदन में। तो बहुत सी किताबें मैंने उनके साथ सृजन किया उनका, और बहुत दिल से पढ़ते हैं वो। अपनी किताब जो बनाई है उन्होंने, उससे बड़ी कोई किताब ही नहीं हो सकती। जी। तो हमारे बीच में शार्दुला भी हैं। शार्दुला, तुम कुछ पूछना चाहोगी पूर्णिमा जी से या जगदीश व्योम जी से? मैं सोच रही थी जगदीश सर अगर अपनी जो गांधी वाली है कविता उसका पाठ कर देते एक बार, इसके पहले की वो सामयिक भी होगा। बहुत अच्छा भाव है। कल ही हम लोगों ने वो बहुत ही सुंदर और बिल्कुल बच्चों के मन में उतरती हुई कविता, तो हाँ, ये मेरे ख्याल पे अच्छा रहेगा। इसको हम, लेकिन शार्दुला, इससे हम समाप्त करेंगे मेरे ख्याल से उस कविता के साथ, है ना? तो ये लेकिन बहुत अच्छा सुझाव है। तब तक जगदीश व्योम जी उस कविता को निकाल लें और हम लोग उसको सुनना चाहेंगे। गांधी जी पर ही उन्होंने लिखी है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो एक बात जो मैं मेरे मन में जो कहना मैं चाहूंगा वो ये कि जो बच्चों का जो मन है, उस समय जो उन्हें शिक्षा दी जाती है, मेरे ख्याल से जितना असर उस अवस्था में उन पर, अगर उनको सही साहित्य दिया जाए, तो जितना असर उनका उस बाल्य अवस्था में होगा, उतना असर हम जब एक बार बड़े हो जाते हैं, हमें कितने भी लेक्चर्स दिए जाएं, कितनी भी ज्ञान की बातें दी जाएं, मेरा ये निजी अनुभव है कि उतना असर नहीं होता। लेकिन जो बचपन में जो हमें जो कहा गया था, जो भी हमने सुना था, वो चीजें हमें अभी तक याद हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बाल साहित्य का जो महत्व है वो इससे और भी बढ़ जाता है कि उसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है हमारी जिंदगी पे। मेरे विचार से जिसने नर्सरी में और फर्स्ट क्लास में जितनी कविताएं याद करी होंगी वो अभी तक याद होंगी, बाकी 9th 10th या बाकी क्लासेस में जो भी करी होंगी वो किसी को याद नहीं होंगी अभी। जी, वो एक किताब है ना कि all I needed to learn in life, I learned it in kindergarten। तो एक बहुत प्रसिद्ध किताब है। तो उसमें यही बात वो कहते हैं कि जो हमें सीखना होता है वो हम अपने बाल्य अवस्था में ही सीख लेते हैं। उसके बाद तो हमारे लिए सीखने का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है एक तरह से। अनुज जी, आशीष मिश्र और कमलेश कुमार दीवान, 2 लोगों का। हाँ, कमलेश जी को हम लेकर आएंगे और आशीष मिश्रा को भी। तो मैं उनको, कमलेश जी आप पहले बोलें और फिर हम आशीष को सुनेंगे। जी अनूप जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये व्योम जी ने जो गीत की कैटेगरी बनाई बाल गीत की, वो सही बनाई। इसमें हम 2 चीजें भूल जाते हैं। एक लोरी जो माँ बच्चों को सुनाती है, एक लोरी भूल जाती है, और दूसरा हमारी दादी नानी दादाजी जो कहानियां सुनाते हैं वो भूल जाते हैं। ये सही बात है कि जब हम बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, और हमारे बच्चे, जब बच्चों के बच्चे आएंगे हमारे साथ,
तो हम उनको क्या सुनाएंगे? आज ये बहुत खालीपन है घरों में हमारे। ये किसी के पास कहानियां नहीं है आज। कोई आप बच्चों के लिए कोई कहानियां नहीं है उनके पास, कोई लोरी नहीं है उनके पास में, तो हम कैसे सुनाएंगे उनको? कैसे हम उनका मनोरंजन करेंगे? कैसे उनका एसोसिएशन करेंगे? ये मैं कहना चाहता हूँ। इस पे भी बहुत बड़ा काम होना चाहिए इस पे। जी बिल्कुल। इसमें पूर्णिमा वर्मन जी और व्योम जी से कहना चाहता हूँ, सादर नमस्कार, विनम्र नमस्कार। धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद। आशीष आप आएंगे और आप कुछ पूछना चाहते हैं? स्वागत है आपका। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार पटल को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा एक प्रश्न या ये उत्सुकता है, वो ये कि जो हम बोलते हैं कि हमने जो किंडरगार्टन में पढ़ा था वो हमें याद है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस समय जो हमें पढ़ाया गया वो उस समय के परिवेश के हिसाब से था, इसलिए हमें याद है। जितने भी बड़े कवि हुए हैं, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी ले लें, सभी ने सुभद्रा कुमारी चौहान ले लें, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, लेकिन उन सभी ने बाल कविताएं भी लिखी हैं। तो क्या वर्तमान के कवि जो हैं उन्होंने बाल साहित्य से दूरी बनाने का, या तो उनके पास प्रतीकों की कमी हो गई है? मैं समझ सकता हूँ चंदा मामा एक शाश्वत चीज है, उसकी कमी नहीं हो सकती, लेकिन प्रतीक मतलब कि आज के परिवेश के हिसाब से जो बच्चों को जोड़ता है उससे, उसकी कमी है क्या? या और क्या कारण आपको लगता है कि जो आधुनिक कवि हैं जो या साहित्यकार हैं वो या तो नए प्रतीक नहीं गढ़ पा रहे हैं, जो वो साहित्य शायद लिखना भी चाहते हैं तो लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास शायद कुछ अभाव है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आशीष, और जहां पे मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि वो जो पुराने बिंब हैं शायद वो ये मेरा खुद का विचार है, वो शायद इतने प्रभावकारी नहीं हो। अगर हम अपनी आज की जिंदगी से अगर हम बिंब लें तो हो सकता है कि बच्चे उससे ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर सकें। तो पूर्णिमा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जगदीश व्योम जी इस बारे में कुछ कहना चाहें? लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल है कि आज के बिंबों को, आज के प्रतीकों को हम किस हद तक उसमें ला रहे हैं बाल साहित्य में। जी बिल्कुल। अगर आप मेरी कहानियां देखेंगे तो मैंने उसमें लैपटॉप की भी बात करी है, उसमें स्विमिंग पूल की भी बात करी है। तो कविताओं में भी इतना कविता में भी अब देखिएगा बच्चे जो परेशान, इतना सब कुछ करता हूँ, इतना तो सब कुछ करता हूँ, ऐसे करके भी मैंने कविता लिखी है। बच्चों को हमेशा कहा तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। तो उनकी मन की बातों को जानकर, उनको समझकर, बात ये है कि आजकल का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि हमें सब कुछ खोज पाने का समय नहीं मिलता है, और कई तरह के प्रेशर होते हैं। बाजार का प्रेशर होता है, पैसों का प्रेशर होता है, हमारा ज़्यादातर ध्यान उधर लग जाता है। लेकिन जो लोग समय निकाल पाते हैं वो मेरे ख्याल से इतनी शिकायत नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये खास बात है क्योंकि प्रतीक तो हर समय में बदलते रहे हैं, और भारत में जो पढ़ाई होती है ज़्यादातर अंग्रेजी में होती है, तो हिंदी पढ़ने की उतनी रुचि नहीं रह जाती बच्चों में। तो ये भी है कि जब तक हमारी हायर एजुकेशन हिंदी में नहीं होगी, बच्चों के ऊपर एक अंग्रेजी पढ़ने का प्रेशर तो रहता है। तो अब सब चीज़ें जब दूसरी भाषा में पढ़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा दबाव होता है, भारत में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अब कहानी कविता पढ़ने का बच्चे समय निकाल पाएँ, तो ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हैं, लेकिन हर स्कूल शायद नहीं भी कर सकता है। जिनके पास बहुत बच्चे हैं, हमारे पास तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो हम उनके साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर ऐसे छोटे-छोटे प्रयत्न हो रहे हैं, घरों में भी लोग कर रहे हैं, स्कूलों में भी कर रहे हैं, दूसरी संस्थाओं में भी कर रहे हैं। तो हमें आशावादी रहना चाहिए कि जल्दी ही हम सब इसको प्राप्त कर सकेंगे और इसके नज़दीक पहुँच सकेंगे। अगर अभिव्यक्ति में आप देखिए तो मेरी कविताएँ, कहानियों में मैंने सारे नए प्रतीक लिए हैं, और नवगीत में भी तो हम लोग इसीलिए आए हैं ना, नए प्रतीक को, नए बिंबों को ढूँढने के लिए। जी। अनूप जी थोड़ा समापन की ओर ले चलें। नहीं, बस अब हम लोग समाप्ति की तरफ ही बढ़ते हैं, और जैसा मैंने कहा कि हम जगदीश व्योम जी की जो कविता है वो हम सुनना चाहेंगे उन्हीं के मुंह से, और वो अगर चाहें तो अपना वीडियो ऑफ रखें, लेकिन जो उन्होंने गांधी जी पे जो कविता लिखी है वो सामयिक भी है, और उसके साथ ही हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। स्वागत है जगदीश जी।
जगदीश जी, आप हमारे साथ हैं? लगता है वो उनका संपर्क टूट गया है अनूप जी, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, फिर हम उनकी जो दूसरी जो एक उन्होंने शगुनी का सपना जो है जिसका कि चित्रांकन किया गया है, मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूं। उसका एक अंश हम लोग दिखाएंगे और उसके साथ ही हम लोग फिर इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। जगदीश जी जुड़ गए वैसे। जगदीश जी, आप हमारे साथ हैं? आप अपनी कविता सुना पाएंगे हमें? चलिए, मेरे ख्याल से वो नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, आ तो गए हैं लेकिन उनका आवाज, हाँ, लेकिन आप वो चलचित्र दिखा दीजिए अनूप जी। हाँ, चलचित्र दिखाते हैं हम लोग। तो मैं जरा कोशिश करता हूँ कि ये कामयाब होगा। शेयर स्क्रीन। आज जगदीश व्योम जी का इंटरनेट थोड़ा विश्राम कर रहा है। एनसीआर में आजकल इंटरनेट पे प्रॉब्लम चल रही है किसान आंदोलन के चलते। तो यह गलत नहीं होगा, ये अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित भी करती है। कभी नहीं हुई उसे शिक्षा पाने की के पापा का स्थानांतरण आज काफी प्रॉब्लम हो रही है। ईप्सा को यहाँ एक विद्यालय में प्रवेश मिल गया। वह कक्षा 5 की छात्रा है। 2-4 दिन तक तो उसकी कक्षा की लड़कियां उससे दूर दूर रहीं, लेकिन बाद में उसकी उनसे मित्रता हो गई। लड़कियों ने ही ईप्सा को बताया कि वह अपना टिफिन सुरक्षित रखा करे, क्योंकि कोई बच्चा खाना चुरा कर खा जाता है। कभी किसी का खाना गायब हो जाता है तो कभी किसी का। बच्चे इस ताक में रहते कि खाना चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। कक्षा के बच्चों का शक था कि एक छोटी सी मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली लड़की विद्यालय के तारों की बाउंड्री के इधर उधर घूमती रहती है, वही खाना चुराती है। बच्चों ने कक्षा की खिड़की से प्रायः देखा है कि वह दूर से खाना खा रही थी। क्या करना? तभी तारों के पास कूड़ेदान की ओट छिपी बच्चों की भीड़ को ललचाई दृष्टि से देख रही थी। चलिए, इसे हम रोकते हैं। तो ये एक उदाहरण था कि किस तरह से कहानियों को हम अन्य माध्यमों से भी रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी में अगर हम इसमें मैं और सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे बाल कविताएं हैं, उन्हें अगर मेरा ये सोचना है कि अगर जो कुछ हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे लोग जिनको कि बच्चे जानते हैं, अगर वो बाल कविताओं को पढ़ सकें तो हमें बच्चों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो एक ये सुझाव हो सकता है जिसका कि हम प्रयोग करें कि हम सेलिब्रिटीज को अप्रोच करें कि वो बच्चों की कविताएं पढ़ें, तो शायद हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और बहुत बढ़िया सुझाव अनूप जी, बहुत बढ़िया। तो ये ना, इसमें जैसे मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा कि हिंदी कविता अगर जाएं YouTube पर, अगर आप हिंदी कविता आप टाइप करें तो एक चैनल है मनीष गुप्ता जो चला रहे हैं। उन्होंने यही किया है कि उन्होंने हिंदी कविताओं को सेलिब्रिटीज के माध्यम से आम जनता तक लाने की कोशिश की है। तो यही प्रयास अगर हम लोग बाल कविताओं के साथ कर सकें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम होगा। तो मैं मनीष से भी बात करता हूँ इस बारे में। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं पद्मेश जी, आप औपचारिक धन्यवाद आप दें। बिल्कुल। और जगदीश जी को हम एक बार फिर से मौका देते हैं, अगर वो बोल सकें और कुछ अंत में कहना चाहें तो जगदीश जी का स्वागत है। वरना पद्मेश जी, आप औपचारिक धन्यवाद दें। और सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। पूर्णिमा जी, अनूप जी, जगदीश नेटवर्क पता नहीं क्या, शायद ये दिल्ली किसान आंदोलन का असर है। हाँ, नहीं, आपकी आवाज अभी तक पहुंच नहीं रही है। तो पद्मेश जी, आप मंच आपको सौंपता हूं मैं। नमस्कार, धन्यवाद अनूप जी, और धन्यवाद जगदीश व्योम जी, पूर्णिमा जी, आप लोग इस कार्यक्रम में आए। कुछ तकनीकी कारणों से जगदीश व्योम जी को हम
पूरी तरह से नहीं सुन पाए, लेकिन एक अच्छाई ये है कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो हम जगदीश व्योम जी को फिर वापस बुला सकते हैं और हम फिर एक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आज जो मुझे प्रेरणा मिल रही है और यहाँ पे बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि बाल साहित्य के प्रति एक जागरण अभियान से जैसे शुरू हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है, जब से मैं इंग्लैंड में आया हूँ, हिंदी के कार्यक्रमों से जुड़ा हूँ, कि नई पीढ़ी तक पहुँचने के लिए सबसे पहले उनके जो पेरेंट्स हैं और जो बड़े लोग हैं, उनके अंदर हिंदी के प्रति और साहित्य के प्रति जागृति फैलानी होगी। और आज का कार्यक्रम कुछ ऐसा ही है। आज हमारे पास बच्चे तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनके अभिभावक, उनके प्रायोजक, उनके प्राध्यापक और उनके पेरेंट्स, ये हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और अगर हम लोगों के अंदर जागृति आएगी तभी हम अपनी नई पीढ़ी, नए बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो इस दिशा में एक विशेष आयोजन है आज का। और इन शब्दों के साथ मैं घोषणा कर दूं कि अगले सप्ताह इसी समय हम फिर मिलेंगे वातायन के कार्यक्रम में शनिवार को। और अगले सप्ताह ब्रिटेन की एक बहुत यशस्वी कवित्री शिफाली फ्रॉस्ट के साथ संवाद करेंगी बीबीसी की पूर्व अध्यक्ष अचला शर्मा जी। एक संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ साहित्यिक कार्यक्रम होगा, ऐसी मुझे आशा है, मुझे विश्वास है अगले सप्ताह। इन शब्दों के साथ मैं वातायन की अध्यक्षा मीरा कौशिक जी को निमंत्रित करता हूं कि आप आएं और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन दें। और अगले शनिवार के पहले कल हम फिर मिलेंगे 12:30 बजे वैश्विक हिंदी परिवार के मंच पर के कार्यक्रम में। आइए मीरा जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद पद्मेश जी। विख्यात प्रतिष्ठित हस्ताक्षर जगदीश व्योम जी, सम्मानित विदुषी पूर्णिमा बर्मन जी, अनूप भार्गव जी, कमलेश भट्ट जी और देश विदेश से पधारे सभी सुधीजन, आज हमें बाल साहित्य के कई स्तरों को समझने का मौका मिला। व्योम जी ने बच्चों के मनोविज्ञान से जोड़कर बाल साहित्य का विवेचन किया। जैसा कि पद्मेश जी ने कहा कि चाहे शिशु हो, किशोर हो या युवा हो, ये साहित्य अभिभावक और शिक्षक ही अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। इसमें छंद, भाषा, प्रवाह, बाल विज्ञान के साथ, बाल मनोविज्ञान के साथ हमें आज के बच्चों की वास्तविकता की भी स्थिति समझनी होगी और उसकी स्मृति रखनी होगी। तकनीकी उपलब्धियों ने समाज और घरों को जिस तरह समृद्ध किया है, उससे हमें यह ध्यान रखना है कि हम उनके स्तर पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि जैसा कि आशीष जी ने और पूर्णिमा जी ने भी कहा, मेरे जीवन में मेरे बच्चे हमेशा ही मुझसे अधिक जानकार रहे हैं। उनकी वास्तविकता हमारी वास्तविकता से अलग है और उनके स्तर पर पहुंचना मेरे लिए हमेशा से एक संघर्ष रहा है। वे मुझसे सदा ही आगे रहे हैं। आज अनिल जी और दिव्या जी हमारे बीच अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं है, तो उन दोनों की तरफ से और वातायन के सभी सदस्यों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पद्मेश जी, आपका प्रताप तो बना रहे और अगले हफ्ते आप सबसे दोबारा भेंट हो। नमस्ते।